लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। खराब मौसम के चलते राजौरी दौरा रद्द। उच्च स्तरीय बैठक में की कानून व्यवस्था की समीक्षा। बड़गाम जिले के मझामा स्टेशन पर ट्रेन पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित। मां वैष्णो देवी के दरबार में बिछी सफेद चादर, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर ले रहे आनंद। घाटी में बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित, जगह जगह बर्फ हटाने का काम जारी। और जगह जगह लोहड़ी की धूम, सभी लोग एक दूसरे को दे रहे मुबारकबाद। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू पहुंचे। उनका राजौरी दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। इसमें सभी एजेंसियों के अधिकारी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने टारगेट किलिंग और आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यकों पर हो रही हमलों को रोकने के लिए ठोस उपाय करने को भी कहा। सुरक्षा बैठक के दौरान सीमा पार से आतंकी साजिशों को नाकाम बनाने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। राजौरी के डांगरी में 1 जनवरी को हुए सामूहिक हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में मझामा के पास ट्रेन पटरी से उतर गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे में फिलहाल किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह बर्फबारी के बीच ये घटना हुई। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा बर्फबारी के कारण फिसलन भी कारण बन सकता है। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के बाद बड़गाम और बारामूला के बीच ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया है। उन्हें बहाल करने का प्रयास जारी है। स्कीडिंग का इशू हुआ है, जिसकी वजह से फिर पूरा ऑपरेशन हॉल्ट किया गया है और जो रेलवेज़ की टीम है इनके आला एहलकार यहाँ पे है और एसेटेन कर रहे हैं। बट कोई लॉस ऑफ लाइफ या इंजरी नहीं हुई है। सारे पैसेंजर्स को सिविल रेलवे और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा दिया। तो इसमें टीम देख रही है, रेलवेज़ की टीम देख रही है और क्या क्या कारण था, क्या है, ये भी सामने आ जाएगा। थैंक यू। सर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोई इंजर, जैसे मैंने बोला, कोई इंजर नहीं हुआ है और सारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके इनको पूरा जहां पे भी पहुंचाना था, जो भी इनकी डेस्टिनेशन थी, यहाँ पे थैंकफुली कोई
हादसा नहीं हुआ है, बस स्कीडिंग हुई थी जिसकी वजह से ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा। हादसा पेश आया है तो हमने उसी टाइम स्पॉट पे रश किया। यहाँ आके हमने देखा कि ट्रेन जो है जो पटरी है उससे स्किप कर गई है और इसके दो डब्बे, एक तो पिछला इंजन और दूसरा उसका एक डब्बा स्किप करे, बाकी जो है ट्रैक पर है। तो कोई जानी या माली नुकसान नहीं हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंचने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर स्टेशन पर पहुंचने वक्त ट्रेन की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो शुक्र अल्लाह का है कि किसी और जगह पर ट्रेन जो स्टेशन से दूर ऐसा हादसा नहीं हो गया। तो मुमकिन है वहाँ पर बहुत नुकसान हो जाता, जानी नुकसान हो जाता या ज़ख्मी हो जाते लोग। तो यहाँ पर स्पीड कम थी, इसलिए ना कोई कैजुअलिटी है और पैसेंजर्स जितने भी थे उनको इवैक्यूएट किया गया है और वो जहाँ पर अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ उनको भेज दिया गया। यहाँ पर सोमो खड़े थे तो उसके ज़रिए तो कोई जानी माली नुकसान नहीं हो गया। देर रात बारिश के बाद मां वैष्णो देवी के दरबार में जमकर बर्फबारी हुई, इसी के चलते श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। बर्फबारी के कारण मां वैष्णो देवी का दरबार सफेद चादर में लिपट गया और लोग बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आए। सर्दियों में मां वैष्णो देवी के दरबार में पहली बर्फबारी हुई, जिससे श्रद्धालु बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे और मां वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए और भी लंबी तादाद देखी गई। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। 14 जनवरी से मौसम में कुछ सुधार आ सकता है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गुलमर्ग में 8 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। श्रीनगर में 2.8 मिलीमीटर, काजीकुंड में 9.8 मिलीमीटर, कुपवाड़ा में 11.3, कोकरनाग में 7, जम्मू में 1.8, बनिहाल में 24.5। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फिरदौस सिलाही। जी, हम सुबह जब नमाज से उठे और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे तो हमने देखा हल्की हल्की बर्फ आ रही थी। तो हमें ऐसा था, प्रेडिक्शन तो थी, क्योंकि ये सर एक्चुअली ये मंथ होता है, ये बर्फ़ का ही होता है। तो इस साल तो लेट ही हो गया, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो बर्फ़ आ गई। और हमारा जो स्टॉकिंग हो तो पहले से होता है स्टॉकिंग की, हमने पिछले ज़माने से ये हमने ये सीखा है कैसे रहना है, कैसे इसमें क्योंकि हमने डाल बनाई है इसमें विंटर के लिए, तो कश्मीरी ने डाल बनाई है। फेरन ले लो या अपना स्टॉक ले लो। और रही बात पावर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस साल तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है पावर में, वो बेचारे कट आउट है क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। और रही बात हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में पावर कट आउट होता है, मगर हम जो पे करते तो किस लिए पे करते। जी हमारे पास स्मार्ट मीटर्स हो गए, स्मार्ट मीटर तो हर एक जगह आ गया। स्मार्ट मीटर ने बोला 24 आवर्स आपको PDD लाइट देगा, इलेक्ट्रिसिटी थी। हमें लगा तो जो पुराने मीटर तो उससे अच्छी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती थी। ये तो सब ये असल में इनको कम से कम मेरे ख्याल से 40-50 साल लगेगी सुधार करने में, क्योंकि इनके पास सुधार ही नहीं है। श्रीनगर और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अभी ये मौसम की दूसरी बर्फबारी अगर हम कहें कि तो गलत नहीं होगा। इससे पहले भी श्रीनगर में हल्की फुल्की जो बर्फबारी है वो पिछले हफ्ते देखी गई थी, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ पर सुबह से ही बर्फबारी जारी है। उसमें बाकी जो अजला है वहाँ पर भी बर्फबारी सुबह से ही हो रही है। उसमें मौसम विभाग ने यह कहा है कि यहाँ पर दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर करीब 4 से 5 घंटे का उन्होंने बताया कि यहाँ पर बर्फबारी बिल्कुल जारी रहेगी, यानी कि बालाई इलाकों में शाम से मौसम में बेहतरी आएगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि यहाँ पर 18 तारीख तक बिल्कुल फिर ड्राई मौसम रहेगा, लेकिन मौसम जिस तरह से तब्दील हुआ है उसमें सर्दी की शिद्दत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सर्दी की शिद्दत से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खलल जो है ट्रैफिक में भी देखी जा सकती है। वही इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे, कहीं एक जगहों से ये खबरें मौसूल हो रही है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी गायब ही है। यहाँ पर हमने पास्ट में भी देखा है कि यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी गायब होती है अगर चंद इंच जो है यहाँ पर बर्फबारी या बारिशें होती है तो, लेकिन यहाँ पर PDD को चाहिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव ले ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फिर से बहाल करने की कोशिशें करे। उधर दूध पथरी, खान साहिब, खाग और बड़गाम में भी बर्फबारी जारी है, जिसके कारण सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है और सड़कों को साफ करने का काम जारी है। जगह जगह पर सड़क से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है।
कश्मीर के साथ ही बनिहाल में भी बर्फबारी हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। इस हिमपात के कारण रामबन जिले के दूरस्थ क्षेत्रों का सड़क संपर्क भी अवरुद्ध हो गया। लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़कों से बर्फ हटाने और बिजली बहाल करने की अपील की है। मतलब पहली बार आए हम यहाँ पे, मैंने पहली बार देखा है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग। क्या आ सकते हैं, लेकिन जनवरी में ही आए, मतलब जब ज़्यादा स्नो हो तभी, मतलब मुझे लगता है कि जनवरी में ही आना चाहिए। तो आपको आने का कुछ ऐसा कुछ? हम बहुत अच्छे से आए, अभी हम जा रहे हैं वापस कटरा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बर्फबारी? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती, पहली बार देख लूँगा ऐसा स्नो होते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। हम दिल्ली से आए, मेरा नाम विकास है। हम गुलमर्ग घूम के आए हैं। जैसा सोचा था, जैसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा ही सब कुछ हुआ है। लग रहा है कि हाँ, हमारा आना यहाँ पे वसूल हुआ है। तो जो जैसा देखो मीडिया दिखा रही है, शायद ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है। जैसे मीडिया कश्मीर के बारे में जैसे बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है, माहौल ठीक है। तो हमारे देश के बर्फ़ का ही लुत्फ़ लेना है तो फिर तो बर्फ़ में आना पड़ेगा, लेकिन जैसा कश्मीर में आने से डरते हैं, वो वाला ऐसा कुछ सीन है। देश भर की तरह आज जम्मू कश्मीर में भी लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते कई कार्यक्रमों का आयोजन कई जगह किया गया है। इसी श्रृंखला में बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटानगर में लोहड़ी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने सभी को लोहड़ी की मुबारकबाद दी। थोड़ा जलन दो ना नू। आप लेडीज को भी लेनी सर, थोड़ा चलन दो, तो थोड़ा चलन बलन दो सी गल आ गया मेरे नाल। भाई उठियो नहीं सुंदर मुंदरिये इस मुबारक मौके पर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों की, देशवासियों की और पूरे समाज की सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। इस प्रकार के त्यौहार जो देश भर में मनाए जाते हैं, उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस प्रकार से एक समय बदलता है लोहड़ी के बाद, उसी प्रकार से हमारे देश की तकदीर, हमारे देश की जो शान है, और भी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, इस प्रकार की मैं कामना करता हूँ। यहाँ पर बैठ कर के जो रणनीति
नई बनानी है। स्वाभाविक बात है कि गृह मंत्री जी उसी के लिए विशेष रूप से आए हैं। मौसम की खराबी के कारण से वहाँ पर नहीं जा सके, लेकिन यहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही है, उसके लिए रूपरेखा तैयार हो। सर, जिन परिवारों से मिलने जा रहे थे आज लोहड़ी के खुशी के त्योहार पे, उन परिवार लोगों को देखिए, ये मौसम के आगे तो किसी का बस नहीं है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सांसद वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय कच्ची छावनी में भी लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा के नेता शामिल हुए, जिन्होंने एक दूसरे को लोहड़ी की मुबारकबाद दी और अमन भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। बहुत सर्दी हुई इस साल। अब लोहड़ी के बाद जैसी परंपरा है, जैसा सुनने में आता है कि मौसम बदलता है, जो गतिविधियां बंद हो गई थी अब फिर से शुरू होंगी। मैं आपके माध्यम से लोहड़ी की बधाई तो देना चाहूँगा, लेकिन लोहड़ी हमारा एक ट्रेडिशनल त्यौहार है। अभी हमारी बहनें गा रही थी एरनी भाई एरनी, इसके पीछे टाइम कितना गया है, इसके पीछे बहुत दर्दनाक कहानी है कि जयमल फतेह नाम के 2 राजकुमार थे जिनकी अकबर के साथ लड़ाई हुई थी। इस सारी बातचीत में उसका जिक्र है, तो हमको लोहड़ी का इतिहास ही पता होना चाहिए। और मौसम बदलता है, ये मौसम का है, इसमें धर्म का कोई खास कनेक्शन नहीं है। किसान लोग अब खुशी से बाहर आते हैं और ढोलक बजाते हैं और खेतों में ये मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर वर्ष हम यहाँ मनाते हैं, और आज हमने ढोलक इसलिए नहीं बजाया यहाँ क्योंकि रजौरी में बहुत बड़ा कांड हुआ है, तो इसलिए हम नाच नहीं रहे, अन्यथा लोहड़ी पर नाचना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज हम उन सबको स्मरण कर रहे हैं और आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों को लोहड़ी बधाई। बीएसएफ ने भी सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर बीएसएफ के जवानों में खासा उत्साह देखा गया, जिन्होंने नाच गाकर इस पर्व को धूमधाम से मनाया। हम सीमा पर हैं। लोहड़ी का त्यौहार का सभी त्यौहार बड़े आराम से मनाते हैं और हमें खुशी है कि हम यहाँ आप लोगों के साथ जो खुशियाँ मिल बांट रहे हैं। बाकी बड़े खुश हैं हम। और सर, घर की याद आती है बाहर? घर की याद तो त्यौहार पे आती है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ सभी एक भाई बंद बन कर रहते हैं और एक दूसरे का साथ कर देते हैं। लगता है कि अगर जो लोग आराम से सोते हैं उनको क्या मैसेज है कि जो हमारी पब्लिक है उनको क्या मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि जब हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो पब्लिक को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर रात दिन 24 घंटे चौकन्ना है और अपने देश की सुरक्षा में हम तैनात हैं, तो हमारी पब्लिक बड़े आराम से रह सकती है। थैंक यू। हमने अपने जो हमारी देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में आराम से सोते हैं और ये लोग जागते हैं, जब हम इनके साथ त्यौहार मनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही गर्व होता है। और हमारी कोशिश रहती है कि ये 100% हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम भी 5% कुछ ना कुछ इनके लिए करें। इसलिए हम हर त्यौहार मनाने बॉर्डर पे आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, लोहड़ी हो, कोई भी त्यौहार हो, हम जरूर इनके साथ मनाते हैं ना। लगता है कि हम लोग अगर सुरक्षित हैं, अगर हम लोग चैन की नींद अगर सोते हैं तो इनकी वजह से सोते बिल्कुल बिल्कुल इनकी वजह से ही सोते हैं हम चैन की नींद। अगर ये बॉर्डर पे ना हो, जे हमारे बॉर्डर सुरक्षित ना हो तो हम कैसे सो पाएंगे। आपने देखा कि हर तरफ से हमारा दुश्मन हम पे नज़र रखे हुए है, कोशिश करता है हमें गिराने की, लेकिन ये जो हमारे जवान हैं यही हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अपनी पार्टी ने भी अपने पार्टी कार्यालय जम्मू में लोहड़ी मनाई। इस मौके पर पार्टी नेता दिलावर मीर मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी को लोहड़ी की मुबारकबाद दी। पूरे जम्मू में खासकर वादी कश्मीर में लोहड़ी नहीं मनाई जाती है जनरली, लेकिन जम्मू में, फिर पंजाब में और हरियाणा में इस फेस्टिवल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है और यहाँ के लोग जो हैं इसको मनाते हैं। आज सामने देखे, आज हमने यहाँ पे अपने ऑफिस में
अपनी पार्टी के ऑफिस में इस लोहड़ी के दिन को मनाने के सिलसिले में जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, हम जमा हुए और इस लोहड़ी के दिन को सेलिब्रेट किया। लोहड़ी के इस मुबारक दिन पर मैं पूरे देशवासियों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम अल्लाह भगवान ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि ये त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। इस त्यौहार पे हम लोगों के चेहरे खुले रहें और हमारी यही उम्मीद है सरकार से। जैसे कि आप जानते हैं कि आज होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि इस मुबारक दिन के मौके पर वो हमारी जो स्टेटहुड का दर्जा हमसे खो लिया गया था, जिसका वादा उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में किया था, इस लोहड़ी के मुबारक दिन पर वो हमें रियासत का दर्जा वापस दें ताकि जम्मू कश्मीर में एक खुशहाली का नया दौर आए। रामलीला ग्राउंड जम्मू में लोहड़ी मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान कई लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। उनकी आमद कने उतरा इंद्रदेव बूंदा बरसा दे, किसान बड़े चिर दे बलगा दे जी। उन्होंने कर चाहता कि MS निराला जी और स्टेज को लान आके माइक संभालन एक शेयर। उसकी एक लंबी कहानी रहती है। अभी शर्मा जी कह रहे थे बलदेव जी और हम हमेशा साथ चले। मैं तो यही कहना चाहता हूं, हम सफर साथ साथ चलते हैं, बेवफा रास्ता बदलते हैं। इसलिए एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के आज इस विशाल जम्मू शहर के उप महापौर जी का मैं अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इनके कारण से इस प्रकार का प्रोग्राम मुझे भी पिछले 22-24 साल से यहाँ आने का मौका मिल रहा है। इसके लिए आप धन्यवाद आप के प्रार्थी। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमें समझना होगा कि कैसा नेतृत्व, ऐसी एक लीडरशिप देश को मिली है। वो दिन याद करो जब 1962 में 30,000 किलोमीटर हमारा लद्दाख का इलाका चाइना ले गया था। हर साल की तरह इस साल भी लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम गंग्याल में बड़ा धूमधाम से किया गया। लगातार 34 वर्षों के साथ 34वां लोहड़ी मिलन कार्यक्रम हमने जहाँ पे किया है। बहुत सारे लोगों की भागीदारी यहाँ पे रही है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पूरे लोग यहाँ पे आते हैं और हमने लोहड़ी मिलन कार्यक्रम किया। जो हमारे त्यौहार हैं उनका महत्व भी समझाया कि जो हमारे जो त्यौहार हैं, हमारा कल्चर है, ये रहना चाहिए, आगे वाली पीढ़ी को भी सबलेट होना चाहिए। इस तरह का हम प्रयास करते हैं। जहाँ पे हमारे कल्चर प्रोग्राम भी हुए, लोहड़ी भी जलाई और उसके साथ साथ सभी लोगों ने अपने अपने जो कर सकते थे प्रोग्राम वो भी किए। इस प्रोग्राम में हमारी गंग्याल वेलफेयर एसोसिएशन, मंदिरों को कमेटियाँ, वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान, डोरा सेवा समाज ट्रस्ट के बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया। इसके अध्यक्ष राजीव शर्मा जी थे, उनकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ। हमारे जहाँ पे सारे जो प्रोग्राम थे, इस प्रोग्राम में कजवानी मंडल के अध्यक्ष रंजीत जी, गाड़ीगढ़ मंडल के अध्यक्ष हमारे विजय शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री पूर्व कविंदर गुप्ता जी, चौधरी हरवंश जी और भी बहुत सारे प्रमुख और प्रोमिनेंट लोग शामिल हुए। बड़े अच्छे तरीके से आज ये प्रोग्राम बनाया। मैं सबको शुभकामनाएं। जिला डोडा के घाट में भारतीय सेना द्वारा VDGs को ट्रेनिंग दी गई और उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया। इस दौरान VDG सदस्यों को हथियार चलाने सिखाए गए। ट्रेनिंग लेने वाले सदस्य काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए तैयार है। इसको यहाँ से खींच कर रखना है, यहाँ नहीं तो झटका मारेगी तो गोली कहीं और जाएगी। गोली जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप
ये घुटना, इस पे घुटने पे देखो, आपका देखो, रेस्ट नहीं जैसे करेगा, मैंने रखा आपका है ना, जैसे है ये तब घुटना तक पे फायर रखना ढंग से है। नहीं हो पाएगा। यहाँ पर टारगेट के ऊपर फायर करना है, ठीक है जी सर। ये ठीक सर। ये तो हो गया आपका लाइन पोजीशन बोलते हैं इसको। यहीं नीले हो जाओ, अपने राइफल को खड़ा कर रख दो, वहीं पे राइफल रखो और खड़ा हो जाओ और टारगेट को जाके चेक करके आना है कितनी गोली लगी है कितनी नहीं लगी है। और जब मिल जाता है तो क्या करना है, इसको काक करना है। काक करके आपका एम्युनिशन है ना, जी सर। काक करने के बाद जिससे सर थोड़ा सा बताइए, आज आपने जो यहाँ पे वीडीसी को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये हमारी डोडा में 875 वीडीसीज हैं, तो इनको टाइम टू टाइम हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। अब यहाँ पे ये 10RR अनोड़ा ये आर्मी का फायरिंग बट है, तो यहाँ पे आज इनको दिखाया गया कि अलग अलग पोजीशंस में कैसे टारगेट को लिया जाता है और कैसे फायर किया जाता है, ताकि एक गोली और एक दुश्मन का कॉन्सेप्ट इनको पता चले। अगर कहीं फायरिंग वगैरह होता है तो ये अच्छी तरह से फायर करें और टारगेट को हिट करें। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है ट्रेनिंग का। और साथ में हमने इनको आज ये ब्रीफिंग की है कि अपने इलाके में, अपने गांव में किस तरह से नज़र रखनी है। अगर कोई बाहर का बंदा एंटर करता है तो फ़ौरन पुलिस या आर्मी को इतला दें, जो भी वहाँ पे यूनिट है, जो भी हमारी आर्मी की पोस्ट है, या पुलिस स्टेशन है, या पुलिस पोस्ट है, ताकि हम टाइमली उसमें एक्शन करें और उसमें हमारी कामयाबी रहे। तो ये वीडीसीज अच्छी तरह से काम कर रही हैं, तो आगे भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करती रहेंगी। हमने इनको अच्छी तरह से वीडीजी को ब्रीफ किया है। सर कितने दिन देर की ये ट्रेनिंग रहेगी इनकी, आज की रहेगी या कंटिन्यू चलती रहेगी इनकी? ये तकरीबन कंटिन्यू चलती रहती है, बीच बीच में हम इनको बुलाते रहते हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम इनको बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है काफ़ी ज़्यादा है, कोई तो तकरीबन 6000 के लगभग है। तो ये हम रूटीन में थोड़े थोड़े करके बुलाते रहते हैं और इनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। जी सर, क्या आप मैसेज देंगे सर इन सभी वीडीसी मेंबर्स के लिए? हम इनको यही मैसेज देंगे कि ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बीच में ये हमें कोऑपरेट भी करते हैं, जब हमें कहीं नफरी की या स्ट्रेंथ की ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो आगे भी ये हमें कोऑपरेट करते रहें। तो हम भी इनको इसका कोऑपरेट करते रहेंगे और हमारी जो बाकी यूनिट्स हैं यहाँ के आर्मी की, वो भी इनको पूरा कोऑपरेट करती हैं। तो कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सर। पूर्व विधायक सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने नागरिक समाज के सदस्यों, सरपंचों और सुरनकोट की जनता के साथ भूमि से बेदखली के आदेश के संबंध में एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि वे ऐसे आदेश का घोर विरोध और निंदा करते हैं जो गरीब लोगों को भूमिहीन बना देगा। उन्हें इससे तानाशाही पूर्ण कदम बताया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात कही। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि युवाओं को बेहतर विकास का बुनियादी ढांचा, रोजगार मुहैया कराने के बजाय सरकार द्वारा इस तरह के अन्यायपूर्ण आदेश दिए जा रहे हैं जो सरासर गलत है। आज मौसम ख़राब होने की वजह से एक दो मौतें भी होगी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आ गए। लोग शौक से नहीं आए, लोग मुसीबत के मारे आए। यहाँ हमारी ज़मीनों को इंतकाल जो है सबसे पहले वो खारिज किए, चाहे वो रोशनी एक्ट थे या जहाड़ थे या जंगलात थे, जितने भी थे, LB 6 का, वो सारा ख़त्म किया। उसकी मेन वजह मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इससे पहले भी सरकारें थी, क्या कानून नहीं था? क्या जब इन्होंने यहाँ के जितने भी MLAs या मिनिस्ट्री जिन्होंने हल्फ लिया था, किसी इस हिंदुस्तान के आइन के अंदर है कि हल्फ लिया था ना, अगर हल्फ लिया था उसी हल्फ के बर्दारी के बाद ही यहाँ का कानून बनाया। और रोशनी एक्ट कहता है यहाँ पर लोगों की ज़मीनें लाट हुई हैं, या उससे पहले लोगों के 1900 अगर काट बाढ़ के कहते हैं कि इंतकाल होना चाहिए। काट बाढ़ के बाद मैंने पहले भी कहा कि 47 से लेकर आज तक हमारे खासकर ये पुलिस जोरी में सिर्फ जंग ही रखा। 47 में घर जले, 65 में जले, 31 में जले, और इस मिलिटेंसी में तो खास करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो बर्बाद हो चुका था। मैं सारे स्टेट की बात करूंगा, जो मैं इस हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से ये पूछना चाहता हूं कि खुदारा, आप एक गरीब घर से तल्लक रखते थे। आपने ये इस वक्त जब आप देश के वज़ीर-ए-आज़म बने थे, आपने कहा था कि मैं सबसे पहले गरीबों को उठाने की कोशिश करूँगा। ये कौन सा तरीकाकार है? ये उठाने की तरीकाकार है या कि गरीबों को दबाने का तरीकाकार है? अगर सरकार हमें मार के फिर जब हम ही मर जाएंगे तो फिर कहाँ से देश कैसे रह जाएगा? देश होता है लोगों के साथ, अवाम के साथ। जब अवाम के साथ वो इस तरह के अगर सलूक करेंगे तो फिर कहाँ देश रहता है? इसलिए
ये ज़मीनें ना किसी सरकार ने हमें नहीं दी। उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा का रोल था, महाराज की तरफ से ये ज़मीनें हमें मिली। किसी सियासी जमात ने, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान में जिसने आज तक राज किया, ये ज़मीनें नहीं, ये हमारे बाप दादा की ज़मीनें, उन्होंने अपने खून के साथ इनको सींचा। मिलिटेंसी जब हुई, हमने मिलिटेंसी का मुकाबला किया, यहाँ के लोगों ने, इस गरीब अवाम ने यहाँ का मुकाबला किया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है, हमारे बच्चे बेरोज़गार हो चुके हैं, ओवर एज हो रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ क्या करेंगे आप? अगर किसी की 1 कनाल ज़मीन या 2 कनाल या 10 कनाल, कोई फैक्ट्री लगेगी यहाँ या क्या? क्यों हमें परेशान मत करे सरकार। इसलिए जितनी आवाम सुप्रीम कोर्ट की है, आज कुछ इसकी बारिश की वजह से कुछ इधर उधर कुछ 1-2 जगह ये मौत भी होगी, उस वजह से लोग ने, हम आपकी वसात से सरकार को ये कहना चाहते हैं, हमें छेड़े ना। अगर वो हमें छेड़ेगी तो हमें जवाब देना आता है। हम पुरअमन लोग हैं, हम कभी लाइन आर्डर का मसला पैदा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। अगर सरकार ने इस किस्म के जो स्टेप्स हम सुन रहे हैं कि वो करने जा रही है, तो लाइन आर्डर का अगर कोई मसला पैदा हुआ यहाँ, तो सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह है हमें फ़ख्र, हम हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, इसको हमने खून से सींचा है। बजाय उसके कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, उसके बजाय लोगों के घर ही हम इस तरह से गिराएंगे, ये इंशाअल्लाह ताला हम ये कभी होने नहीं देंगे। पीएचसी चंदपुरा में स्टाफ की कमी से स्थानीय लोगों में रोष है। चंदपुरा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों ने चंदपुरा अस्पताल के उन्नयन की लंबे समय से लंबित मांग के कारण होने वाली कठिनाइयों को सामने रखा। लोगों ने कहा कि पिछले 1 दशक में उन्होंने सुना है कि यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ अधिक स्टाफ की तैनाती और उसके उन्नयन की मांग की। इस एम से बनी थी, वो बनी थी हॉस्पिटल के एम से, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एज अ हॉस्पिटल यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। ये अभी भी जिस तरह से पहले यहाँ डिस्पेंसरी थी, वैसा ही वे ऑफ वर्क हो रहा है। हालांकि कोविड के दौरान हमने देखा कि बड़ी अच्छी कारकर्दगी इस जगह ने दिखाई, बड़े अच्छे केस यहाँ पर जो है वो किए गई, यहाँ पर मैटरनिटी जो है हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद हमें जो है इसका कोई खास फायदा नहीं देखने को मिला। खास तौर पर आप एक चीज़ समझिए कि अगर रात को कोई भी केस आ जाता है, किसी को सर्जिकल ड्रेसिंग करानी है, किसी को डॉग बाइट का केस आता है, तो उसे इस लोकेलिटी से निकल के SMH या फिर किसी और हॉस्पिटल जो है जाना पड़ता है। और अगर किसी को सर्जिकल ड्रेसिंग का केस आ गया, तो जो चीज़ यहाँ 100-200 में जो है वो हो सकती है, वो इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 500-600 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी है। और ये जो इलाका है, ये बहुत बड़ा एक रेडियस कवर करता है। बागे मैथवा हो गया, कन्नीपरा हो गया, यहाँ से आप नटीपुरा ले लीजिए, नौगाम तक एरिया जो है वो कवर करता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जिस एम से ये हॉस्पिटल बनाया गया था, उस एम को जो है वो पूरा किया जाए। इसको आप कभी PHC, कभी किसी का नाम देकर जो है काम मत चलाइए। इसका एम जो था वो हॉस्पिटल का एम था, और वो जो है वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो ले मैन है, जो 500-600 रुपये दिन का कमाता है, अगर उसको शाम को कोई परेशानी पड़ जाए, उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है कोई प्राइवेट सेक्टर, और वो सारा अपना पैसा जो है वहाँ तबाह कर देता है। दूसरा ऑप्शन होता है उसको SMH, उसको वहाँ जाना पड़ता है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जिस एम से इसको बनाया गया था, वो एम जो है वो पूरी की जाए। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।